नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सलमान खुर्शीद के बाद मणिशंकर अय्यर भारत में बांग्लादेश जैसा डर क्यों दिखा रहे? भारत मजबूत हो रहा, विपक्ष क्या बगावत की उम्मीद में बैठा है? बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के बीच भारत सतर्क है। बॉर्डर एरिया पर बीएसएफ चौकस है कि कहीं बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ न कर जाए। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे बीएसएफ घुसपैठ को रोक रही है। हिंदुओं पर हमले को लेकर सभी चिंतित हैं, लेकिन हमारे देश में विपक्ष एक अलग ही लेवल पर पॉलिटिक्स में लगा है। सलमान खुर्शीद, सज्जन सिंह वर्मा के बाद अब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर सामने आ चुके हैं। मणिशंकर अय्यर को भी भारत में बांग्लादेश वाला माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मणिशंकर अय्यर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में विकसित भी अगर हो गए तो आजाद भारत होगा क्या? गुलामी का डर दिखा रहे हैं। उधर महबूबा मुफ्ती का 370 वाला दर्द इतना है कि बांग्लादेश के बहाने मोदी पर तानाशाह वाला तंज कस रही हैं और कह रही हैं कि शेख हसीना जैसा हाल हर तानाशाह का होता है। अब सवाल है कि विपक्ष क्या जनता को भड़काकर मोदी से मुकाबला करना चाहता है? गुलामी का डर, लोकतंत्र पर खतरा, सत्ता के लिए और क्या क्या कहेंगे विपक्षी नेता? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर डिबेट करें। बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पड़ोसी देश में अराजकता फैली तो भारत में एंटी मोदी गैंग एक्टिव हो गया। उन्हें सत्ता वापसी के लिए बांग्लादेशी मॉडल में उम्मीद दिखने लगी। बांग्लादेश के बहाने भड़ास निकाली जाने लगी। चुनाव में हार की खींच इतनी कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लग गए। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा के बाद इस रेस में कांग्रेस के सबसे नए किरदार हैं मणिशंकर अय्यर। सुनिए। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियां ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं। सुना आपने, मणिशंकर अय्यर को लगता है कि बांग्लादेश जैसी परिस्थिति भारत में भी बनने लगी। चुनाव में कांग्रेस मोदी से जीत नहीं पाई तो चुनावी प्रक्रिया को शक के दायरे में रख रहे हैं। और तो और मोदी के विकसित भारत के एजेंडे पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि विकसित बन भी गए तो क्या आजाद भारत होगा? क्या भारत लोकतांत्रिक रहेगा? शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या। वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या? हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। मणिशंकर अय्यर लोगों को भारत के गुलाम हो जाने का डर दिखा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाने का डर दिखा रहे हैं। लगे हाथों मणिशंकर अय्यर ने अक़लियत बचाने का तर्क देकर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत भी कर दी। कांग्रेस के बयान बहादुर मणिशंकर अय्यर के बोल बिगड़े तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। पहले सलमान खुर्शीद को छोड़ा, अब मणिशंकर अय्यर को छोड़ दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थिति भारत की बताकर लोगों को भड़काया जा रहा। मोदी विरोध में विपक्ष भारत विरोध पर तुला है। वो चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, इसीलिए पहले उन्होंने एक पट्टा को छोड़ा, सलमान खुर्शीद को, अब मणिशंकर अय्यर को। ये सारे लोग इकट्ठे होकर के भारत में भड़काने का काम कर रहे हैं। एक समुदाय को
और आने वाले दिन में कांग्रेस की नीयत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें। मोदी विरोध करते करते किस प्रकार से भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करना, उसके ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े कर देना, भारत की एपॉलिटिकल सेना पर सवाल खड़े कर देना और हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। ये वही लोग हैं जो अपने आप को संविधानवादी कहते हैं, पर संविधान की बातें करने वाले अब मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर के बोल बिगड़े हैं। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाकर उससे बातचीत की जरूरत बताई थी। पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार गिराने में मदद की बात कर चुके हैं। मोदी को नीच और आतंकी हाफिज को साहब कहकर संबोधित कर चुके हैं। भारत में बांग्लादेशी मॉडल का सपना देखने वालों में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन 370 जाने का दर्द इतना हावी है कि तानाशाही वाला तंज कस रही है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है और लोगों के खिलाफ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहां जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। एक दिन पहले सलमान खुर्शीद ने देश में अंदर ही अंदर कुछ सुलगने वाला बयान दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर विपक्षी नेताओं के शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन बांग्लादेश वाला हाल भारत का भी हो सकता है, इसका पूरा ज्ञान इनके पास है। तो क्या विपक्षी नेता बांग्लादेश के बहाने बार बार जनता को उकसा रहे हैं? जनता के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। चुनाव नहीं जीत पा रहे तो बांग्लादेशी मॉडल से सत्ता वापसी का क्या सपना देख रहे हैं? कुल मिलाकर विपक्ष की मोदी से मुकाबले के लिए उकसाऊ रणनीति दिखती है। फिर चाहे ये पेपर लीक में एग्जाम सिस्टम को फेल बताकर छात्रों को उकसाना हो, एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को भड़काना हो, अग्निवीर को सेना को कमजोर करने वाला फैसला बताकर युवाओं को भड़काना हो, या फिर अब भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थिति बताकर लोकतंत्र के खत्म होने का डर दिखाकर भड़काना हो। मंशा यही दिख रही कि बस किसी तरह जनता सड़कों पर आ जाए, देश में मोदी विरोध वाला माहौल बन जाए। ऐसा लगता है विपक्ष को सिर्फ सत्ता वापसी से मतलब है, चाहे इसके लिए देश की शांति ही क्यों न खतरे में पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिंदर सोनू अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पीडीपी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, बीजेपी कह रही है बैलेट से आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बुलेट वाली धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश वाला माहौल आपको देश में दिख रहा है। देखिए, बीजेपी अपने आप को बहुत कमजोर पार्टी मानती है और उनका नेतृत्व भी बहुत ज्यादा कमजोर मानता है, तभी उनको आज भी विपक्ष से डर लगता है। कल भी लगता था, आज भी लगता है। और हम मोदी जी को डरा नहीं रहे हैं, हम मोदी जी को और भाजपा को उनका जो मित्र प्रेम है, जिसकी छाया में वो सोए हुए हैं, उस छाया से उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम विपक्ष का है, विपक्ष उसको बखूबी निभाता है। राहुल गांधी जी उसको निभाते हैं कि मित्र मंडली और मित्र प्रेम से जागो, देश की तरफ देखो। देश के अंदर असंख्य युवा बेरोजगार है, देश के अंदर असंख्य महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देश का असंख्य किसान सड़कों पे है, तो उसके लिए हम मित्र प्रेम से हटाकर जगाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं, ये तो आपकी वाणी है, क्योंकि आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ है, तो आप तो राकेश जी बात कह सकते हैं। ये नहीं, जो बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, बेरोजगारी तब भी थी जब इंदिरा गांधी थी, और तब भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो गरीबी आज तक हटी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं। सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है कि लोक कल्याण मार्ग में जनता घुस जाएगी? ये कौन सी भाषा है कि देश के गृह मंत्री के घर में जनता घुस जाएगी? ये आईना दिखा रहे हैं आप। ये लोगों को भड़काने वाली बातचीत है सीधे तौर पर। देखिए,
अगर जागने वाला व्यक्ति आंखें लेके आंखें बंद कर ले और सुनने वाला कान वाला व्यक्ति सुने ना, तो उसे चेताया जाना चाहिए। नहीं, चेतावनी नहीं, ये धमकी वाली भाषा है चंद्रमोहन जी। जबरदस्ती इसको चेतावनी भी नहीं कहते हैं, और चेतावनी फिर ऐसे नहीं दी जाती है। सरकार को है, लेकिन आप सरकार को तो चेताएंगे नहीं, आप विपक्ष को चेताएंगे, क्योंकि आपको विपक्ष को ही चेताना है। सरकार के आगे तो आपको डबली बजानी है, और जब विपक्ष की नहीं, हमारी चिंता मत करिए सर, डंका लेके चढ़ाएंगे। नहीं सुनिए चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी सुनिए, मीडिया की चिंता छोड़ दीजिए, मीडिया अपनी चिंता खुद कर लेगा, और अपनी गाइडलाइन तय कर लेगा कि कैसे उसे निष्पक्ष रहना है, कैसे काम करना है। सर, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तौर पर आपको कैसे अपना रोल निभाना है लोकतंत्र में, वो देखिए, वरना मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत आजाद रहेगा क्या, हम विकसित हो जाएंगे तब भी, गुलामी का डर दिखा रहे हैं, देश गुलाम होगा फिर से। देखिए, अगर मैंने क्या बात बोली है, अगर जो आंखों से देखने वाला आंखें बंद करके ये कहे तो सोया होता है, लेकिन आंखों से देखने वाला नहीं देख रहा तो उसे जगाना और चेताना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। और आज बांग्लादेश का जो हाल हुआ वो किस लिए हुआ है? क्यों देश के अंदर असंवैधानिक और मूल्यों की जो सिद्धांतिक लड़ाई हुई, उसका अगर सरोकार हिंदुस्तान पे ना आए तो वो चेताना का विपक्ष गलत कर रहा है। ठीक है अजय आलोक, इनकी भावना बड़ी अच्छी है, आप लोग कहां कह रहे हैं कि बैलेट के बहाने बुलेट, ये सब बातें नहीं है, ये तो बस आपको आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, बड़ी इनकी साफ मंशा है। नहीं, ये क्या खोलना चाहते हैं मुझे सब पता है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक समर्थक हैं, ये इंडिया अलायंस वाले, इनका नाम है नदीम राम अली, इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। दिल्ली पुलिस जरा इसको ऑब्जर्व कर ले, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं। इन्होंने कहा है संघी बनाम भारतीयों के बीच गृह युद्ध होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, भारत में गृह युद्ध होना तय है, दौड़ा दौड़ा के भाजपाइयों को मारेंगे और उस पर कहेंगे कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। ये हमारी आंखें खोलेंगे। ये बैठे हुए हैं ना, हिंदू ही हैं, मारेंगे आपको भी बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश वाला हाल भारत में हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? हिंदुओं का नरसंहार आप भारत में चाहते हैं क्या? बांग्लादेश में हो क्या रहा है? एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, संविधान को कुचल के हटा दिया गया है। 213 एमपी थे उनके, कहिए कि जन आक्रोश था। पूरे विश्व में विश्लेषण हो रहा है कि कैसे ये जन आक्रोश आया है, और उसकी पुनर्विवेचना करते हुए आप कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। मुझे डर है, मतलब भारत में ही हिंदुओं का जनसंहार होगा, नरसंहार होगा, ये डर है इनको। और इनके समर्थक घूम घूम के कहते हैं, चाहे नदीम अली हो, मोहम्मद अली हो, जावेद अली हो, जो हो, जो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर सबके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो कहते हैं साथ में कि हाँ दौड़ा दौड़ा के मारो, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। किससे आर पार की लड़ाई करेंगे आप? भारत से लड़ाई करेंगे, भारत में रह के आर पार की लड़ाई, ये मानसिकता है। बहुत बड़ी यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे लोगों को इलेक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। आज तो एक बात तो आलोक जी आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि आज आपने कम से कम देश के अंदर बैठे हुए हम लोगों को भी हिंदुस्तानी और हिंदू कह दिया। ये बोलिए 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 चंद्रमोहन जी, बोलिए। चेता रहा हूं, अभी भी चेत जाइए, जो हरकतें जा रही है ना। देखिए आलोक जी, एक बात की तो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आज कम से कम भाजपा में एक नहीं चेतिएगा ना, नुकसान आपका है। नेताओं को हिंदू मानता है, इतना नहीं चेतिएगा, नुकसान आपका है। अपने गिरावन में झांक के देख लीजिए कि इस देश के 145 करोड़ कोई फायदा नहीं है। पार्टी के नेता है, बीच में मत बोलिए ना, मैं खत्म कर लूं। नेता, मंत्री, संतरी, प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो तो उन्हें हिंदू नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये तो आज हौसले की बात करी आपने, तो इसलिए तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन कहीं मजबूरी तो नहीं है कि अगर आज आपको इंडिया गठबंधन जगा रहा है, आपका ये प्रेम जग गया विपक्ष के प्रति। नहीं चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, ये बातें जो अजय आलोक ने कोट की, कुछ घटनाओं को कोट किया, भाई आपके नेताओं के बयान ये दिखा रहे हैं कि आप देश में बगावत वाला माहौल चाहते हैं, जनता के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वरना ये स्टेटमेंट ना तो चेतावनी वाला होता है, ना तो समझाने वाला होता है, ये धमकी वाला स्टेटमेंट होता है जितने बयान आ रहे हैं। मेरे घर में आता है, लेकिन भाजपा के आने के बाद आया है। राकेश जी, वो आलोक जी कर लेंगे, आलोक जी छोटे नहीं है, काफी बड़े चंद्रमोहन जी, आप भी उसी धर्म से हैं। छोटा मत करिए बीच में बोल के। ठीक है, अच्छा रुक जाइए। आपने कुछ बोला, अजय आलोक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रुकिए सर, रुकिए। मणिशंकर अय्यर का इतिहास बहुत पुराना है, खोला तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं चंद्रमोहन जी से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, बस एक बात। राहुल गांधी हिंदू हैं, साबित कर दें, यहां पे साबित कर दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ना मातृवंश से हिंदू है ना पितृवंश से हिंदू है, तो किस बात का आप छाती ठोक रहे कि हिंदू है? अगर हमारे नेता कहते हैं राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो नहीं है हिंदू। जाति बनाने पूरी तो आग लग गया, क्योंकि हिंदू ही नहीं है तो जाति कहां से बताएंगे? आप चंद्रमोहन शर्मा है ना, ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को। ब्राह्मणवाद की कसम आपको साबित कर दीजिए राहुल गांधी हिंदू है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज से। साबित करिए, चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो साबित करिए। ना मातृवंश से हिंदू ना पितृवंश से हिंदू, दादा पड़े हुए कब्र में, अब बात करते हैं हिंदू की। आपके पार्टी के नेता हिंदू धर्म को बोको हरम कहते हैं। बोको हरम, आप बोको हरम से हैं? चंद्रमोहन शर्मा बोको हरम से हैं? तो रखिए सुनने का, अगर प्रश्न कर लेते तो माथा तो रखिए सुनने का, या बोलते ही रहेंगे? देखिए, जो देश के अंदर पैदा हुआ और देश के लिए लड़े, जिसका बलिदान देश के प्रति हो, वो हिंदू, वो हर धर्म का मजहब का आदमी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन 2014 के बाद धर्म से हिंदू नहीं, द्वारा पैदा किया धर्म से हिंदू नहीं। आपका ये डेफिनेशन नहीं पसंद आया, पैदा करता है ये डेफिनेशन, ये पसंद नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री 90 ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। देश और विदेश में जाके महात्मा गांधी के आगे झुक तो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के नाम। अच्छा ठीक है, चलिए बात तो करेंगे। नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये ब्राह्मण और हिंदू वाली डिबेट नहीं है, तो ये हिंदू धर्म की डेफिनेशन। नहीं रुक जाइए चंद्रमोहन जी, रुकिए सर। ये ब्राह्मण हिंदू वाली डिबेट नहीं है, मत डिरेल करिए इसे। और जो परिभाषा आप दे रहे हैं उसी परिभाषा में आप खुद गिर जाएंगे कि देश में रहने वाला, देश के लिए करने वाला, देश के लिए बलिदान देने वाला सब हिंदू है। तो आप जिस वोट बैंक का दावा करते हैं वो आपके इस बयान को पसंद नहीं करेंगे। बहुत मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, तो मत ऐसी परिभाषा दीजिए कि आपकी पॉलिटिक्स सवालों के घेरे में कुछ लोग खड़ा करने लगे। प्रेम कुमार जी, अरे रुकिए सर, रुकिए। वो हिंदू प्लीज नहीं है, रुकिए अरे चंद्रमोहन जी सर, रुकिए ना। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, गुलामी का डर है, मतलब हद स्थिति है। मणिशंकर अय्यर कभी कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है इसलिए बातचीत कर लो, कभी पाकिस्तान में जाते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है, भारत में दुश्मनी ज्यादा मिल जाती है। अब उनको यह लग रहा है कि भाई पाकिस्तान ही बांग्लादेश वाली स्थिति यहां पर हो जाएगी। गुलामी का भी डर दिख रहा है उनको, लोकतंत्र पर खतरा भी दिख रहा है। राकेश पांडे जी, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ प्रेम कुमार, आप ही का नाम है? हाँ, थोड़ी आवाज देर से आई थी। देखिए पांडे जी, आप तो पूरी पैकेजिंग तैयार रखते हैं मणिशंकर अय्यर से लेके आज तक। और दरअसल क्या है ना, हर दिन की डिबेट जो है केवल अपोजिशन को घेरे में लेने के लिए होती है और सरकार के का जो पक्ष है मजबूत करने के लिए होता है। ये नॉर्मल जो है ना वो बन गया है, फेनोमेना बन गया है। सुनिए ना सर, प्रेम जी सर, मोरल एजुकेशन के लिए आपको नहीं बुलाया, ठीक है? एक टॉपिक तय किया, नेताओं ने बयान दिया इसलिए टॉपिक तय हुआ, तो सर प्लीज मोरालिटी की दुहाई मत दीजिए, मोरालिटी की बात, वरना आप स्टैंड लेंगे तो आपकी मोरालिटी पर सवाल खड़ा होने लगेगा। तो जो सवाल पूछा सर उस सवाल का जवाब दीजिए। तो टॉपिक ऐसे ही तय हो रहे हैं। नहीं सर, आप तय नहीं कर रहे हैं ना प्रेम कुमार जी, और आपको तय करना है तो सर किसी न्यूज चैनल से जुड़ जाइए, तय करिए अपने हिसाब से। मैं जनता को बता रहा हूँ, आपको नहीं सर, तो जनता को आप सही नहीं बता रहे ना, मैं जनता को सच बता रहा हूं कि फिर क्या है। तो टॉपिक तय करने का शौक मत रखिए सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। टॉपिक क्या हो नहीं हो इसके लिए आपको नहीं बुलाया। आप सवाल दोहराइए। सवाल ही आप नहीं सुने, सवाल ही नहीं सुने। सुना मैंने तो कहा आपको, मैंने बीच से। तो देश गुलाम हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश में, बांग्लादेश वाली स्थिति है, जनता घुस जाएगी लोक कल्याण मार्ग में। देखिए, अमेरिका में भी ऐसा हुआ, अच्छा, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ। और जब जब ऐसा होता है तो वैचारिक तौर पर लोग जनता को सत्ता को आगाह करते हैं कि आप भी वैसी परिस्थितियां अपने यहाँ ना होने दें कि वैसी स्थिति हो जाए। तो इसका मतलब ये आकांक्षा या अभिलाषा नहीं है, ये आगाह करना है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी चिंता है कि हम बांग्लादेश जैसे रास्ते पर न जाएं। बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्रों का दमन हुआ, जिस तरीके से ऑपोजिशन को जेल में रखा गया, उसके एजेंडे पर सर में भी दिखते हैं। आगे सर आप एजेंडे पे, आगे प्रेम कुमार जी आप एजेंडे पे चलिए। अवधेश जी, ये आगाह करने वाली भाषा है। जितने बयान आपने सुने, फारूक अब्दुल्ला से लेके चाहे सलमान खुर्शीद की बातचीत हो, सज्जन सिंह वर्मा की बातचीत हो, महबूबा मुफ्ती की बातचीत हो, या फिर आज मणिशंकर अय्यर की बातचीत हो। नहीं देखिए, मैं तो एक पत्रकार के अलावा एक भारतीय के नाते मेरे अंदर इतना डर पैदा हुआ है कि 1971 में अगर ये नेता सब होते तब तो फिर यहाँ चीख पुकार मच जाती, क्योंकि उस समय तो बांग्लादेश की हालत इतनी खराब थी कि वहां से लाखों की संख्या में लोग सीमा पार करके भारत आ रहे थे। जरा सोचिए उस समय के नेता कैसे थे, कैसे जिम्मेवारी से पालन किया, और तब भारत ने ऑपरेशन किया। और कांग्रेस जैसी पार्टी
मतलब क्या कांग्रेस ने 1971 में जो कुछ किया था, पाकिस्तान के अंदर वो सूल की तरह चुभ रहा था, अमेरिका के अंदर था कि भारत के अंदर एक विजय भाव है, उसको कैसे खत्म करें। और यहां शेख हसीना को खलनायक बन रहा है। पूरा एक रिजीम वहां भारत विरोधी जिहादी अमेरिकी सपोर्टर में पूरा खड़ा हो चुका है वहां, और वो खड़ा होकर के कंप्लीट इस समय एंटी इंडिया जो है पाकिस्तान की चलती है। इस समय अमेरिका ने अपने हिसाब से पाकिस्तान को वहां महत्व दिया है। और 1971 में जो आइडियोलॉजी हमने भारत की दृष्टि से खड़ा किया था कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत गलत है, पूरा योजना पूर्वक ढंग से जिहादियों को ट्रेनिंग दे करके अमेरिका ने दबाव बना करके वहां के विपक्षियों को कि बिल्कुल शामिल नहीं हो। 2 साल से अमेरिका कैंपेन कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को यह सैनिक अड्डा नहीं बनाने दे रही थी। अमेरिका के साथ इनका जबरदस्त तनाव चल रहा था शेख हसीना का। और साउथ एशिया में अगर आज वहां अमेरिकी शक्ति बढ़ेगी तो भारत विरोध में सब कुछ वहां हुआ है। हमारे देश के नेताओं को क्या इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन नफरत और घृणा में ऐसा नहीं जाइए कि ये देश में इतिहास रहा है। सिराजुद्दौला के साथ जो पलासी का युद्ध था, उस पलासी के युद्ध में भारतीयों ने ही अंग्रेज का सपोर्ट करके उसको जिता दिया, हमारा देश गुलाम हो गया। ये हमारे देश में हर समय जब विदेशी आक्रामकता आए हैं तो उसको देश के ही कुछ गद्दारों ने बुलाया है। इस समय जो भारतीय नेता बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत विरोधी देश पाकिस्तान, वो इकोसिस्टम जो अमेरिका ने शुरू किया, और इस पूरे आंदोलन के दौरान जो पाकिस्तान से इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर चल रहा था, आज भारत के नेता। अब मेरा एक सवाल है चंद्रमोहन जी से, आप जवाब दीजिएगा सर। चंद्रमोहन जी, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमोहन जी, आपके हिसाब से शेख हसीना तानाशाह हैं, हाँ या ना? देखिए, मेरे हिसाब से तानाशाह है नहीं, लेकिन ये नहीं सर, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि इससे एक सवाल उठेगा। प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या तानाशाह है या नहीं है? भगाने का काम नहीं, मणिशंकर अय्यर से पूछिए ना। नहीं, एक मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट रहे, सुनिए, मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट रहे हैं, उनको मालूम है कि बांग्लादेश में भारत की नीति क्या है, हम किसके साथ हैं, वहां की कौन सत्ता हमारे विरुद्ध रही है। और इस प्रकार से सलमान खुर्शीद एक जिहादी मेंटालिटी का आदमी, ये क्या नहीं, चंद्रमोहन जी से मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चंद्रमोहन जी, मुझे आपसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या शेख हसीना आपके हिसाब से एक तानाशाह है, हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, हाँ या ना? नहीं सर, इस देश ने तानाशाह को नहीं चुना है, मेरी बहुत क्लियर लाइन है। चंद्रमोहन जी, इस देश ने तानाशाह को नहीं चुना है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। आप चुनाव में नहीं जीत पा रहे तो आपको जो तमगा देना हो देते रहिए। और सुनिए, अब मुझे, और चंद्रमोहन जी सुनिए, शेख हसीना को जो आपकी पार्टी के नेता तानाशाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता ने भगा दिया, तो शेख हसीना अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान आई थी और गांधी परिवार से मिलकर गई हैं। तो क्या गांधी परिवार ने एक तानाशाह को गले लगाया? बंदूका भी हो सकता है। क्या गांधी परिवार ने एक तानाशाह को गले लगाया? चंद्रमोहन शर्मा, देखिए, फिर वही बात, आप विदेश नीति पे बात करते हैं तो फिर उस समय की जिस बात के लिए क्यों देश की बात बदल गया, विदेश नीति की तुलना आज की विदेश नीति से कर लीजिए कि अगर एक पड़ोसी के कोई हलचल के अंदर पाकिस्तान और चाइना इन्वॉल्व हो जाता है। और नहीं, आप चंद्रमोहन जी अपनी बात में फंस गए। अब अजय आलोक जी शेख हसीना को तानाशाह बताएंगे कि जनता ने भगा दिया, बांग्लादेश की जनता ने। अब सवाल पूछ रहा हूं कि शेख हसीना कुछ दिन पहले जब भारत में आई थी, बायलैटरल टॉक हुई थी, समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, गांधी परिवार से मिली थी, अपोजिशन के लीडर है, मिल लिया था, गले मिले थे, एक पुराना रिश्ता भी रहा है, तो तानाशाह को गले लगा लिया, इस पर चुप हो गए। यही नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब पढ़िए तो प्रणब मुखर्जी की किताब में उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो लिखा है कि शेख हसीना जब निर्वासन के समय रह रही थी तो अक्सर राजीव गांधी के परिवार में और प्रणब मुखर्जी के यहाँ घर में उनका आना जाना होता था, मछली का आदान प्रदान होता था। लेकिन आज वो तानाशाह हैं। देखिए राकेश जी, ये कुछ नहीं है, ये नैरेटिव विमर्श जिसको कहते हैं हिंदी में, एक विमर्श खड़ा करने की असफल कोशिश है। और ये जितने हैं ना, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ये सब, रणजीत सुरजेवाला, ये सब जले हुए अंगारे हैं, जले हुए अंगारे जिनको बुझाने की जरूरत है। ये जले हुए अंगारे और कोई नहीं निकाल रहा है, ये फैक्ट्री अंगारों की जिसको आलोक जी, इन्हीं जले अंगारों के अंदर आप सुरक्षित थे जब आपकी सत्ता नहीं थी।
इसी जले हुए अंगारों के अंदर आपका बचपन बड़ा होके स्कूल से कॉलेज लेकिन बनता नहीं है, जानते हैं क्यों? बनता इसी क्यों नहीं जले हुए जानते अंगारे हैं? के अंदर क्योंकि आप लोग बनाने लायक नहीं है, सुरक्षित था, आप लोग महान जिसकी आप निष्क्रिय, उल्लंघना कर रहे हैं। निकृष्ट और इसी बिल्कुल जले हुए विक्षिप्त अंगारे के अंदर विक्षिप्त थे आप लोग। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मानसिक रूप से निकालकर विक्षिप्त हो बांग्लादेश चुकी है पैदा करना कांग्रेस था। पार्टी। ये वही रोज दिन राजनीतिक कुछ सत्ता न कुछ थी और आए यही मुसलमान आए राजनीतिक मुसलमान, एक नेतृत्व काम कीजिए ना, लाचार जाइए और बांग्लादेश में चुनाव लड़ लीजिए, 6 महीने बाद वहां चुनाव निर्भीक होंगे, था। शायद आपकी खालिदा तरह जिया को डरपोक हरा नहीं देंगे था। राहुल गांधी, ज्यादा मजबूत मुसलमान है ना। अरे कैसे आप लोग अपने देश में बांग्लादेश लाने की सोच रहे हैं? मैं आऊंगा, क्लोजिंग आपसे। मानसिकता पे घिन आती है भाई। डिबेट उबेट छोड़िए, डिबेट उबेट छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़िए। कोई भारतीय सोचे कि हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएंगे, उसको भारतीय होने पे शर्म आनी चाहिए। अपने देश को इतना कमजोर समझते हैं आप। ये वाकई अब शर्म अवधेश नहीं जी, आती है बोलते अवधेश जी चुनाव हार जा रहे हैं, सीट मिल नहीं पा रही है, तो चुनावी प्रक्रिया क्या तो शक के दायरे में हो गई। डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए, फिर भी आप तानाशाह बता दें। भारत में बांग्लादेश जैसा माहौल, तो क्या ये इस देश के लिए बद्दुआ नहीं है और देश की जनता ये सब देख नहीं रही? नहीं, देश के लिए बद्दुआ है, अपने लिए भी बद्दुआ है। अरे भाई देश रहेगा तभी आप रहोगे। देखिए इस समय ये एक सीरियस इशू है। आलोक जी कह रहे हैं कि इनको हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल लेवल पर जो इकोसिस्टम है वो भारत में अनेक मामलों में सफल है। अब इस चुनाव में ही देखिए ना, क्या इस चुनाव में क्या बीजेपी संविधान खत्म कर रही थी, आरक्षण खत्म कर रही थी, लेकिन इकोसिस्टम ने उसको स्थापित कर दिया। वैसे ही इस विषय को भी स्थापित करने की कोशिश हो रही है और जनता तक जा रही है। तो ये बहुत सीरियस इशू है। और अगर इसमें अगर देश की जनता, पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी अगर सशक्त होकर आगे नहीं आएगी, इसका सामना नहीं करेगी, तो हमारे देश में समस्या पैदा हो सकती है। थोड़ा वक्त कम है, एक आध बड़ी खबरें उधर भी रुक करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात चंद्रमोहन जी जाते जाते कह दूं, सर सब करिए, देश को बद्दुआ मत दीजिए। बद्दुआ कभी अपने पर ही लग जाती है। आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर रहिए, देश आपकी भी सुनेगा।